बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फाइनल टर्म की प्रेपरेशन के लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आज हम लेक्चर नंबर 32 और 33 को जो है ना वो डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त के अंदर 20-25 मिनट के अंदर जो है वो हम इस कॉन्सेप्ट को सीख लें। तो अच्छा जी, आज हमारा जो डिस्कशन है वो है जेनेरिक प्रोग्रामिंग के ऊपर ना। जब आपने CS201 अपना पढ़ा था ना तो उसके अंदर आखिरी जो लेक्चर्स थे ना आपके 40-45 वगैरह के, उसके अंदर जेनेरिक प्रोग्रामिंग जो है ना वो डिस्कस हुई थी। बेसिकली इसका जो मकसद है, जो मोटिवेशन है इसकी, वो ये है कि फ़र्ज़ करें आप एक प्रिंट एरे का फंक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप प्रिंट एरे के फंक्शन को कॉल करें तो एरे में जो कुछ भी मौजूद हो वो प्रिंट हो जाए। सिंपल सी लॉजिक है, हम एक एंड एरे को हम पास आउट कर रहे हैं, साथ में साइज दे रहे हैं। वो लूप जो है आई से लेकर साइज तक चलेगी और सी आउट कर देगी वैल्यूज को। ठीक है लेकिन आप देखें कि अगर आप इंटीजर एरे के लिए बना रहे हैं तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, और अगर आप एरे आपकी कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है तो उसके लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, और अगर आपकी एरे डबल है तो आपको ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हमें ओवरराइडिंग, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग हमें ये फैसिलिटी देती है कि आप अपनी क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन जो हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। समझ आ रही है जी? अच्छा जी, तो अब इसका जो हल है असल में कि हम ये चाहते हैं हमारा ये फंक्शन, ये देखें अब ये जितनी टाइप्स बढ़ती चली जाएंगी ना तो आप देखोगे कि उतने ही आपके फंक्शंस की तादाद बढ़ती चली जाएगी। इसका एक हल जो है वो है हमारे पास जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, जनरल से लफ्ज़ है। जिस तरह आम जिंदगी में अगर हम कोई जेनेरिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो हम कहते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द, यानी जो सब पे अप्लाई होता है उसे हम जनरल या जेनेरिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग जो है ये भी बेसिकली ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम एक ही फंक्शन बनाएंगे जिसकी लॉजिक सबके लिए सेम होगी और वो डिफरेंट डाटा टाइप के ऊपर काम करेगा। आप प्रिंट एरे का एक ही फंक्शन लिखेंगे, जिस डाटा टाइप के लिए आप उसे कॉल करेंगे। जेनेरिक प्रोग्रामिंग के जो एडवांटेजेस हैं हमारे पास, देखें, हम एक फंक्शन लिखेंगे और वो तमाम डाटा टाइप्स के लिए होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा एक कोड जो है ना वो रीयूज हो रहा है। ठीक है, और अगर हमने 10 फंक्शन लिखने थे, 10 की बजाय एक लिखा, तो इसका क्या मतलब है, हमने लेस टाइम में जो है ना वो ज़्यादा काम लिख लिया, तो इससे हमारी राइटेबिलिटी भी बढ़ेगी, रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी। और मेंटेनेबिलिटी क्या है, जाहिर है जितना कोड हमारे पास कम होगा उतनी ही उसको मेंटेन करना, उसके अंदर चेंज करना भी हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होगा, हम ऐसा फंक्शन, ऐसी क्लास लिखेंगे कि जो हो लिखी एक दफ़ा जाएगी, लेकिन उसको आप मल्टीपल डाटा टाइप्स के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि हम इंटीजर के लिए लैदा फंक्शन लिख रहे हैं, करैक्टर के लिए लैदा, डबल के लिए लैदा, लेकिन अगर हम अपने फंक्शन को जेनेरिक करके लिखते हैं तो फिर वो फंक्शन इंटीजर पे भी चलेगा, डबल पे भी चलेगा, लॉन्ग पे भी चलेगा, सब पे चलेगा। जब हम बात करते हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग की, तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए सी प्लस प्लस जो हमें सहूलत देती है उसे हम टेम्पलेट्स कहते हैं। अब टेम्पलेट क्लासेस भी लिखी जा सकती हैं, टेम्पलेट फंक्शंस भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, आप एक सिंपल फंक्शन लिख दें और उस फंक्शन को जो है ना वो आप तमाम डाटा टाइप्स के लिए यूज़ कर लें, या आप पूरी की पूरी क्लास भी लिख सकते हैं इसके ज़रिए टेम्पलेट्स की। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या हैं, सी प्लस प्लस के अंदर जेनेरिक प्रोग्रामिंग करने का तरीक़ाकार है। किस तरह हम लिखते हैं, सिंटैक्स इसका क्या है, देखें जी, हमारे पास जो सिंटैक्स है वो ये है, हम लफ्ज़ टेम्पलेट लिखते हैं, उसके बाद ये ब्रैकेट्स के आगे जो हमारे एंगल ब्रैकेट्स हैं इसमें हम क्लास का लफ्ज़ लिख के टी लिखेंगे, और उसके बाद जो फंक्शन हमने डिफाइन करना है उसमें हम इस टी स्पेस एक्स है, ये टी एक्स नहीं इसको पढ़ना,
टी इसकी टाइप हो गई, एक्स इसकी स्पेस हो गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम एक फंक्शन को डिफाइन करते वक्त लिखते हैं ना कि जी हमारे पास इंट है और इसी तरह फंक्शन का नाम है और उसके अंदर हम इंट ए लिखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि टेम्पलेट लिखेंगे लफ्ज़ पहले, और उसके बाद क्लास आपने टी लिख दिया, ये हो गया जी। उसके बाद आप इंट जो भी फंक्शन लिखना चाहते हैं, फंक्शन ए है और उसके आगे टी स्पेस ए लिखेंगे, तो इससे क्या, या एक्स लिखेंगे या ए, जो मर्जी लिख सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे मुराद ये है कि आपका जो टेम्पलेट है उसके अंदर आपने जो क्लास का नाम रखा वो टी है, और इस एक्स की जो टाइप है ये हम मेंशन कर रहे हैं, ये वाली टी जो है, ठीक है। दो तरीकों से, तीन सिंटैक्स हैं इसके। आप इसको टेम्पलेट क्लास टी लिख दें या टेम्पलेट और आगे टाइप नेम के आगे आप टी लिख लें, तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप टेम्पलेट क्लास टी क्लास यू अगर एक से ज़्यादा क्लासेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, आप टाइप नेम लिख लें या क्लास नेम लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं है। टी यहाँ पे डाटा टाइप के तौर पे यूज़ होगा। अब ये तो हो गया इसका सिंटैक्स। अब हम इसी फंक्शन को दोबारा लिखते हैं जो हम उधर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब इसको डेव सी प्लस प्लस में मैं लेके जाता हूँ। ये फंक्शन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखें जी, ये मेरा फंक्शन है। मैंने इसके साथ लिखा जी टेम्पलेट टाइप नेम टी, उसके बाद प्रिंट एरे लिखा टी स्टैरिक एरे। यहाँ पर मैं स्टैरिक सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पूरी एरे मैंने पास करनी है, और साथ में इंटीजर साइज लिख दिया। और अंदर जो है वो आप देखें कि आपने ये एक एरे उसे पास की, साइज तक लूप चलाया, और ये आपका फंक्शन जो है ये एक जेनेरिक फंक्शन बन गया, ठीक है। इसको आगे देखें, उसने ये प्रिंट एरे आप इस तरह लिख दें, टेम्पलेट टाइप नेम के साथ क्लास नेम के साथ लिख दें, ये दोनों कोड 100% सेम है, इसमें किसी में भी कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके आगे। ये आपने इंट एन का एक फंक्शन लिखा। अच्छा जी, देखें ये हमने एक जनरल फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, ये कोड भी उधर से ही मैंने उठाया, और ये मैंने एक एरे फंक्शन, यहाँ पर एरे मेरी इंटीजर टाइप की है, ठीक है। और मैं प्रिंट एरे को कॉल कर रहा हूँ तो मैं इंटीजर एरे पास कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी ये इंटीजर करैक्टर की है जिसमें 3 करैक्टर हैं, और फिर मैं प्रिंट एरे को कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन में एक कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आप देखें यहाँ पे इंटीजर की एरे पास हो रही है और यहाँ पे हमारे पास करैक्टर की एरे पास हो रही है। इसी तरह अगर आप इसकी जगह कोई भी डाटा टाइप यूज़ कर लेंगे तो ये प्रिंट एरे अब काम करेगा, चूँकि इस प्रिंट एरे की जो जो फंक्शन है इसको हमने जेनेरिक वे में जो है ना वो डिक्लेयर कर लिया है। समझ आ रही है बात? ये मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट एरे जो है वो क्या करेगा, आई से कर देगा, और उसके बाद हम ना इसमें एक लाइन खुद से ऐड करते हैं कि ये करने के बाद ना तो सी आउट कर दे और एंड एल कर दे, एंड एल, ताकि हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। हम एग्जीक्यूट करके कंपाइल करते हैं जी, तो एंड एल, ठीक है, और ज़ीरो एरर आ जाएगा जी। उसके बाद रन किया हमने, तो हम देखेंगे कि हमारी एरेज जो है ना वो प्रिंट हो जाएंगी। ये इंटीजर एरे प्रिंट हो रही है और ये हमारे पास करैक्टर एरे प्रिंट हो रही है। तो हमने सक्सेसफुली जो है वो एक फंक्शन बना लिया जो जेनेरिक है। हम इसे बता भी नहीं रहे, ये पैरामीटर की बुनियाद के ऊपर खुद ही टेम्पलेट फंक्शन क्या करता है, ये इंस्टेंशिएट करता है अपने आप को पर्टिकुलर डाटा टाइप अकॉर्डिंग टू पास्ड आर्गूमेंट। जो आर्गूमेंट आप उसे पास करते हैं वो उस आर्गूमेंट को देखता है। यानी यहाँ पर आप देखें कि इसकी टाइप हमने लिखी हुई है टी एरे यहाँ पे, ठीक है। तो ये टी हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है, यहाँ हमने इंटीजर पास किया तो इसने इसको इंटीजर समझ लिया, यहाँ करैक्टर पास किया तो इसने इसे करैक्टर समझ लिया। ये हो गया हमारे पास जो पैरामीटर की बुनियाद पे करता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे एरर आ सकती है। उस वक्त जब ये एरर आएगी तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमें एक्सप्लिसिटली इसके साथ जो है ना वो लगाना पड़ता है कि ये फंक्शन है, उसके बाद हम इसको कॉल नहीं कर सकते। मसलन एक एग्जांपल ये भी देखें, अब आप ये एक एग्जांपल है टेम्पलेट के साथ, इसको हम इसी तरह कॉपी करते हैं, ठीक है, और एक फंक्शन यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं। ये आ गया जी टेम्पलेट टी है, टी गेट इनपुट के नाम का फंक्शन है।
ये टी यहाँ पे रिटर्न टाइप को मेंशन कर रही है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक टी एक्स टाइप का वेरिएबल लिया, सी इनकी स्टेटमेंट चलाई और एक्स में वैल्यू ले ली और वो एक्स जो है वो हमने रिटर्न कर लिया। यानी एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट लेगा आपसे, ठीक है। और ये आप इंटीजर के लिए कॉल करेंगे तब भी ले लेगा, और अगर आप इसको पैरामीटर्स के अंदर आगे ये लाइन्स हम जो है ना इसके ऊपर कॉल करते हैं, ये वाली दो लाइन्स हम आए यहाँ पे और हमने आके यहाँ पे ये दो लाइनें जो है ना वो लिखी, जैसा कि उन्होंने कमेंट के अंदर ही मेंशन किया हुआ है कि ये वाली लाइन जो है वो आपको एरर देगी। तो हम कंपाइल करके देखते हैं, देखें जी डेफिनेटली उसी लाइन के ऊपर आया है और वो क्या कह रहा है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू गेट इनपुट के मैच फंक्शन ये नहीं कर रहा। समझ आ गई बात की, ठीक है। यहाँ पे इसने नहीं पूछा कि जी मैं फंक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा और हमारे पैरामीटर की जो है ना वो टाइप की बुनियाद पे वो प्रिंट एरे को उसने बना दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं ऐसा हो रहा। इसकी क्या वजह है, और इसका सलूशन ये है कि हम एक्सप्लिसिट वो होती है जब हम खुद कॉल करते हैं, हम एक्सप्लिसिटली जो है ना वो जेनेरिक फंक्शन को कॉल करेंगे और मेंशन करेंगे इसके अंदर। तो इसका जो सलूशन है वो सिंपल ये है कि आप इसके साथ इंट और डबल को मेंशन करेंगे, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने जब इसे कॉल किया तो आप उसी तरह एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इंट लिखेंगे चूंकि ये इंटीजर वेरिएबल है, और यहाँ जो है वो आप डबल लिखेंगे चूंकि ये एक डबल वेरिएबल है। अब आप इसको कंपाइल करें तो 0 एरर 0, और अब ये आपसे वैल्यू इनपुट लेगा। रन करके देखें, प्रिंट आउट हो गया है। प्रिंट आउट करने के बाद वो आपसे वैल्यू ले रहा है, आपने 23 दिया तो ये इंटीजर में चला जाएगा, फिर आपने 24.78 दिया तो ये आपकी डबल वैल्यू में प्रिंट आउट हो जाएगा। हम चाहें तो इसको प्रिंट आउट करवा के चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट लगा लेते हैं, सी आउट और वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल, और आगे हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं, इसको एश्योर करने के लिए कि क्या हमारा जो कोड है ये काम कर रहा है और वैल्यू हमारी गई है। यहाँ पे हम y की वैल्यू को शो करवा लेते हैं, ठीक है, और एंड एल जो है ना वो साथ में इसके प्रिंट आउट कर लेते हैं। कंपाइल एंड रन इकट्ठा कर लेते हैं। उसी तरह ये ऊपर वाला हमारा जेनेरिक फंक्शन चला, ये दूसरा गेट इनपुट का फंक्शन चल रहा है। मैंने इसको 12 दिया, ये इंटीजर है, और 23.89 दिया तो ये डबल है। आप देखें 12 एक ही फंक्शन से इंटीजर भी इनपुट हो गया और उसी फंक्शन से जो है वो आपके पास जो डबल है ये भी आपका इनपुट हो गया। उसके बाद आपको याद होगा हमने एक स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली क्लासेस में ना, कि जब एक ही तरह के फंक्शन होते हैं तो हम उनको स्पेशलाइज्ड हमें करना पड़ता है। ये हमने पढ़ा था प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के अंदर जब हमने वर्चुअल फंक्शंस पढ़े थे। अब इसमें देखें एक और उसने एग्जांपल दी है जेनेरिक में ही। उसने कहा कि मैं ना एक बूल टाइप का इज इक्वल फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं दो पैरामीटर पास करता हूँ और उनकी रिटर्न जो है ना करता हूँ ट्रू या फॉल्स। ये फंक्शन क्या करेगा, ये दो वैल्यूज लेगा और उसको कंपेयर करके देगा। अगर ये इक्वल होंगी तो ट्रू जाएगा वापस, अगर ये इक्वल नहीं होंगी तो क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। अब वो ये क्या कह रहा है, 6 और 6 के लिए ये ट्रू करेगा, 6 7 के लिए फॉल्स, और इसके लिए ट्रू, इसके लिए फॉल्स। ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही चलता है। ये है इंटीजर, ये है फ्लोट, ये करैक्टर है, समझ आ रही है। लेकिन जब हम इसके अंदर करैक्टर एरे यानी स्ट्रिंग पास करेंगे ABC, XYZ, उस वक्त यहाँ पर क्या, क्योंकि ABC जो है ये बेसिकली करैक्टर एरे के तौर पे जाएगा। यहाँ पर वो क्या रिटर्न करेगा, करैक्टर एरे इक्वल टू करैक्टर एरे, और जब हम करैक्टर एरे को पास करते हैं तो ये हमारे पास जो है ना वो इस तरह से बिहेव करेगा कंपाइलर में। और कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर सिंपली जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा, बाकी एलिमेंट्स को वो जो है वो चेक नहीं करेगा। एरे की फर्स्ट एलिमेंट को चेक करके आपको रिटर्न कर देगा। यानी अगर आप यही फंक्शन इसके ऊपर चलाते हैं, एक्स वाई पे चलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। यानी ये फंक्शन अगर हम चलाते हैं ABC और BC A के ऊपर, अगर आप ABC पे करते हैं तो इसको भी ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि इसने पहला चेक करना है, A और A चेक करेगा ट्रू, यहाँ भी ट्रू, हालांकि ट्रू तो नहीं है, ये तो फॉल्स है। समझ आ गई बात की ना। तो ये क्या है कि जरूरी नहीं है कि जेनेरिक फंक्शन जो है वो सबके लिए काम करे। जब कॉन्सेप्ट आपके पास करैक्टर ऑफ एरे का आएगा तो आपको स्पेशलाइजेशन जो है ना उसके साथ इस प्रॉब्लम को हैंडल करना पड़ेगा। आपने ये इज इक्वल लिखा फंक्शन, देखें अब मैं इसको कोड करके नहीं दिखाऊंगा,
ये इज इक्वल आपने लिखा तो ये तो चल रहा है सब के लिए, लेकिन जो स्पेशल केस है करैक्टर एरे का या स्ट्रिंग का, उसके लिए आपको ये दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए स्ट्रिंग कंपेयर के नाम का फंक्शन होता है जो कि strcmp के नाम से है। इक्वालिटी से करैक्टर्स को चेक किया जा सकता है, स्ट्रिंग्स को चेक नहीं किया जा सकता। तो ये फंक्शन जब चलेगा तो अब ए और ABC जो है ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन, कि हमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है ना वो बनाने पड़ते हैं सम टाइम जेनेरिक के अंदर भी। अच्छा जी, जिस तरह हम एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं टाइप नेम टी का, तो दो आर्गुमेंट भी दिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीपल आर्गुमेंट्स जो हैं ये भी टेम्पलेट फंक्शंस में पास हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, हम एक कास्ट का फंक्शन बनाते हैं, कास्टिंग से है, यानी कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। हम चाहते हैं कि हम एक फंक्शन बनाएं जिसके अंदर इंटीजर को हम डबल को हम इंटीजर में कास्ट कर लें, और अगर हम चाहें इंटीजर को डबल में कास्ट करना तो वो भी हम कर लें। ठीक है, तो इस सूरत में आप देखें ये एक फंक्शन लिखा हुआ है टी माई कास्ट और यू इंटू यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं उसकी क्लास और है, और जो रिटर्न कर रहे हैं उसकी क्लास और है। ठीक है, दोनों को हम ऊपर डिफाइन करेंगे, टाइप नेम टी के साथ और टाइप नेम यू के साथ। नीचे आके हमने क्या किया, रिटर्न टी ऑफ यू। ये बेसिकली ये जो यू है ये यू क्लास का मेंबर होगा, और इसको टी की में कन्वर्ट करके जो है ना वो रिटर्न कर दो। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम इसको इस तरह से कॉल करेंगे ना, इम्प्लिसिटली कॉल करेंगे, इंट जे इज इक्वल टू माई कास्ट डी, तो डेफिनेटली इस डी को, ये चूंकि डबल है, इसे उसे इंटीजर बना के जे में रखना चाहिए। लेकिन इम्प्लिसिटली हम मल्टीपल आर्गुमेंट वैल्यूज को, मल्टीपल टाइप आर्गुमेंट जो जेनेरिक फंक्शन है इनको इम्प्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते, हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। और एक्सप्लिसिट के लिए हमें ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डाटा टाइप को मेंशन करना पड़ेगा, तब ये फंक्शन जो है वो जो है ना वो कॉल होगा जी। अगला सवाल ये हो गया कि ये इंटीजर के लिए, करैक्टर के लिए, डबल के लिए, लॉन्ग के लिए तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग होती है, ये चूंकि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, क्या ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स पे भी काम करता है? ठीक है, प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या होती है, मैंने बताया ना कि सी प्लस प्लस के अंदर जो स्ट्रिंग है ना ये प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग जो है ना ये एक यूजर डिफाइंड क्लास है, हम करैक्टर पॉइंटर के जरिए जो है या करैक्टर एरे के जरिए हम इसको जो है ना वो मैनिपुलेट करते हैं, या हम इसको जो है ना वो यूज करते हैं। इसी तरह जो भी क्लास आपने बनाई हुई है कोई भी, वो आपकी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहलाती है। हमें पता है जितनी भी क्लासेस हम बनाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, उन्हें यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कहा जाता है। अब हम क्या क्या क्लासेस के लिए भी जेनेरिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? सवाल ये है, जैसे ये आ गया टेम्पलेट टाइप नेम टी, टी एक्स टी वाई बना दिया, और इसके अंदर अब हम रिटर्न कर रहे हैं एक्स और वाई। तो ये देखें स्ट्रिंग S1 XYZ S2, ये मैं अब स्ट्रिंग को यूज कर रहा हूँ, यहाँ करैक्टर एरे नहीं है, ये समझ आ रही है, ये करैक्टर एरे नहीं है, ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग क्लास हम यूज कर रहे हैं। हमने एक स्ट्रिंग XYZ डिफाइन कर दी, दूसरी XYZ S2 में डिफाइन कर दा, इज इक्वल लगाया, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर एरर मिलेगी। और ये एरर किस वजह से है कि we can use string class object as an argument also, but we should have defined overloaded double equal function। हमने इसको इक्वालिटी के साथ यूज किया हुआ है, देखें अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं इक्वल को, कर रहे हैं ना यूज। अब इक्वल तमाम प्रिमिटिव डाटा टाइप पे काम करता है, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पे भी काम करे, समझ आ रही है, तो हमें इस फंक्शन को इस क्लास के अंदर ओवरलोड करना पड़ेगा। सॉरी, इस फंक्शन को नहीं, इस ऑपरेटर को हमें ओवरलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन आपकी क्लास में डिफाइंड नहीं है, यूजर डिफाइंड क्लास में अगर कोई ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया हुआ, तो उस ऑपरेटर को आप टेम्पलेट या जेनेरिक फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप देखें, अब इस डेफिनेशन को देखें स्ट्रिंग की, फ्रेंड बूल ऑपरेटर, ये उसने ऑपरेटर की जो है ना वो जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। अब जब हम इसे कॉल करेंगे
तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई एरर नहीं आएगी और बल्कि हमें जो है वो इसका आंसर मिलेगा जी। ये बाकायदा ये कोड रन होगा और ये दोनों स्ट्रिंग्स को जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो कंपेयर करके हमें ट्रू या फॉल्स जो है ना वो रिटर्न करेगा। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स या क्लासेस के ऊपर जेनेरिक फंक्शन को लगाएंगे तो उस वक्त जिस ऑपरेटर को भी आप टेम्पलेट फंक्शन में यूज कर रहे हैं वो ऑपरेटर उस क्लास के अंदर डेफिनेटली ओवरलोड होना चाहिए, उसको डिफाइन किया होना चाहिए। अगर वो डिफाइंड नहीं होगा तो उसको हम वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, तो ये थे हमारे आज का लेक्चर नंबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं जी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 34 से स्टार्ट करेंगे केस स्टडी। जेनेरिक प्रोग्रामिंग को आज हमने डिस्कस किया, टेम्पलेट्स को डिस्कस किया, स्पेशलाइजेशन वाले केस को डिस्कस किया, मल्टीपल आर्गूमेंट्स जो है ना वो कैसे होते हैं। तो कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।